हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों हम आपकी क्लास 10 साइंस उसका चैप्टर 12 विद्युत है ना, उसके 2 पार्ट हमने कर लिए थे। अब आज इस थर्ड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट है, पहला प्रश्न है इसका प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है ना। ऐसे समझो, माना ये क्या है, एक आर प्रतिरोध का एक टुकड़ा है। अब इसके 5 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे मान लो आप, है ना। अब मोटा मोटा ये मानो आप, माना ये 10 ओम का प्रतिरोध है ना। तो ये 5 जो प्रतिरोध है कितने के, 2 2 के ओम के हो गए कि नहीं हो गए, कितने हो गए, 2 2 ओम के हो गए। तो ऐसे आप जब कोई भी प्रश्न हो ना जिसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी हो, कोई मान नहीं दे रखा हो, तो आप ऐसे कोई अपनी तरफ से आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने 10 ओम मान लिया, तो एक तार का कितना हो गया, 2 ओम हो गया, 5 का भाग दे दिया उसमें। तो ऐसे अगर माना ये आर प्रतिरोध है इस तार का, और जब मैंने इसके 5 बराबर टुकड़े करे, है ना, तो देखो जब 10 था तो तब 10 के 5 टुकड़े करे तो क्या आया, 10 में 5 का भाग दिया तो कितना आया, 2 आया। और अगर आर प्रतिरोध के तार के 5 टुकड़े करूंगा तो आर में 5 का भाग दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ऐसे आप इमेजिन कर लिया करो, ठीक है। तो एक जो तार का टुकड़ा है उसका प्रतिरोध कितना हो गया, R/5 हो गया। ये जो एक है, जब इसके 5 टुकड़े कर दिए तो इसका एक का प्रतिरोध कितना आ गया, R/5 ओम आ गया ठीक है। अब ये कह रहा है इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। अब इन पांचों को क्या कर दिया, पार्श्व क्रम में जोड़ दिया, ऐसे यो 1, ठीक है ना, 2 3 4, ये सब इनके पांचों सिरे एक जगह जुड़ेंगे और ये 5, इस तरह से जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब ये सब कितने कितने के हैं, R/5 के हैं, ये R/5 ओम के हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है ना। अब ये जो इसका पांचों का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कह रहा है ये R डैश है, तो R/R डैश का अनुपात क्या है, ठीक है ना। तो जो R क्या है, जो मूल प्रतिरोध था वो, और जो R डैश आया, इनको पार्श्व क्रम में जोड़ने के बाद, ठीक है ना, उनका तुल्य प्रतिरोध, उनका अनुपात पूछ रहा है R/R डैश का, है ना। देखो अब ये 5 टुकड़े हैं ना, इनको किस क्रम में जोड़ दिया, पार्श्व में जोड़ दिया। तो देखो 5 टुकड़े करें तो प्रत्येक का कितना हो गया, R/5 हो गया, ठीक है। अब इनको किस क्रम में जोड़ा है, पार्श्व क्रम में जोड़ा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, R/5/5 हो जाएगा, है ना। यानी R/5 में किसका भाग लग जाएगा, 5 का और भाग लग जाएगा, क्योंकि ये R प्रतिरोध का टुकड़ा था, 5 टुकड़े करने के बाद हर एक टुकड़े का R/5 रह गया, ठीक है ना। फिर इन R/5 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 को फिर पार्श्व में जोड़ा, है ना। तो पार्श्व में जोड़ने के बाद जैसे 2 प्रतिरोध हैं तो आधा रह जाता है, 3 प्रतिरोध हैं तो 3 का भाग दे देते हैं तुल्य प्रतिरोध के लिए, 4 प्रतिरोध हैं तो 4 का भाग दे देंगे, 5 हैं तो 5 का भाग दे देंगे, है ना। तो इसमें बटे 1 लिख लिया मैंने। तो R/5 और गुणा करूंगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो क्या आ गया, R/25। तो ये क्या आ गया, R डैश आ गया, है ना। यानी इस पार्श्व क्रम में संयोजन करने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध निकला वो R डैश आ गया, है ना। अब किस किस का अनुपात पूछ रहा है ये, R और R डैश का। तो R/R डैश, R तो आपका R ही है और R डैश कितना है, R/25, है ना। तो ये हो गया R/25। तो देखो ये अंश बटे हर में है, इसके पीछे नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो। तो ये पहली संख्या हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। पहली का चौथी से गुणा किया बटे दूसरी का तीसरी से किया, तो क्या निकला हमारा, यानी R गुणा 25 बटे 1 गुणा R। तो देखो R से R कट गया तो क्या आ गया, 25/1, 25/1 आ गया, या 25 में 1 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ गया। आप 25:1 भी लिख सकते हो या 25। तो कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद इन टर्म विद्युत परिपथ में
विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो देखो शक्ति क्या होती है, पी बोलते हैं ना अपन, और पी क्या होती है, वी आई। पी क्या होती है, वी आई। अब इनमें से किसी चेंज कर लो आप, है ना। देखो वी को क्या कर सकते हो आप, आई आर कर सकते हो। तो वी इक्वल टू हो गया आई आर गुणा आई। तो ये क्या आ गया बताओ, आई स्क्वायर आर। तो ये वी आई भी शक्ति का ही है, आई स्क्वायर आर भी किसका है, शक्ति का है। तो देखो ये है ना, और वी आई भी है ना। अब इसमें और चेंज कर लो, P बराबर क्या था, वी आई था। P बराबर क्या था, वी आई। तो अब इसमें तो मैंने किसको चेंज किया था, V को चेंज किया था। इसमें I को चेंज कर लेता हूँ। तो I बराबर V बटे आर होता है ना, तो V गुणा I की जगह लिख दिया मैंने V बटे आर। तो इसके नीचे एक लगा लो। तो V गुणा V क्या हो गया, वी स्क्वायर बटे आर। तो ये कौन सा वाला, ये डी भी हो गया। तो देखो ये विकल्प भी है ना, ये विकल्प भी है ना। देखो ये विकल्प भी है, ये विकल्प भी है, और ये विकल्प भी है। ठीक है ना। तो नहीं निरूपित कर रहा, तो ये वाला निरूपित नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, बी विकल्प सही हो गया। ठीक है, गुड। देखो बहुत आराम आराम से करेंगे सारे क्वेश्चंस को, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चंस हैं सारे। फिर थर्ड क्वेश्चन देखें हम। यदि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। अनुमतांक का मतलब होता है रेटिंग। कभी आपने देखना, आजकल तो ये एलईडी वाले बल्ब आने लग गए हैं ना। पहले तो जैसे 100 वाट का होता था, 60 वाट का होता था, 40 वाट का होता था, है ना। तो उन पे 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट 60 वाट, 220 वोल्ट 40 वाट ऐसे लिखा रहता था। तो यानी वोल्ट जो है वो तो क्या है, इसका फिक्स होता है उनका, और ये वोल्टेज जो है, शक्ति जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। ठीक है ना। तो ये मैं देखो अलग से आपको एक शीट खोल लेता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब है जिसका 220 वोल्ट है और 100 वाट इसकी रेटिंग है ना। अब इसी को क्या कह रहा है ये, कि इसको 110 वोल्ट पे अगर चलाऊं मैं, ठीक है ना, तो इसकी जो पी होगी वो कितनी होगी। ठीक है ना, 110 वोल्ट पे चलाएं तो इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो कि जो ये वोल्टता है 220 की जगह अब इसने कितनी कर दी, 110 वोल्ट कर दी, है ना। तो अब इस केस में तो 220 वोल्ट और 100 वाट है ना, और अब 110 वोल्ट और इसकी शक्ति निकालनी है। तो देखो जो बल्ब है, ठीक है ना, ये माना एक बल्ब है, तो ये 220 वोल्ट का है और 100 वाट का, तो इसका कोई प्रतिरोध होगा, है ना, वो हम निकाल सकते। देखो तो ये क्या है, हमारी P है, और ये क्या दे रखा है, B। तो P इक्वल टू क्या होता है, वी आई, है ना। अब देखो I नहीं है ना हमारे पास में, और हम R निकालना चाह रहे हैं, तो V गुणा I की जगह मैंने क्या लिख दिया, V बटे आर। तो इसके नीचे एक लगा ले तो क्या हो गया, वी स्क्वायर बटे आर। ये किसके बराबर है, P के बराबर। तो P बटे एक बराबर वी स्क्वायर बटे आर हो गया। अब इसको मैंने गुणा कर दिया, तो P गुणा आर बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर गुणा एक। तो आर हो गया वी स्क्वायर बटे P। ठीक है, V कितना है मेरा, 220 गुणा 220 बटे P कितनी है, 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से, तो 22 गुणा 22 करूंगा तो 484 ओम आ गया, है ना। यानी इसका प्रतिरोध कितना आ गया, इस बल्ब का 484 ओम प्रतिरोध आ गया, है ना। अब इसी बल्ब को जो 484 ओम का क्या है, इसका प्रतिरोध है, इसको अब 110 वोल्ट से जोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसकी पी पूछ रहा है, तो पी वही वी स्क्वायर बटे आर, ठीक है ना, ये ना पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। अब वी कितना है इसका, 110 गुणा 110 बटे 484, है ना। देखो 11 से काट लिया, 10 बार कटा, 11 चौका 44, 11 चौका 44, फिर 11 से फिर काट लो, ये 10 बार कटा, ये 4 बार कटा, तो 10 और 10 100, 100 बटे 4 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 25 वॉट। तो देखो क्या क्या चीज़ देखी बेटा आपने, कि अगर इसके वोल्ट को आधा कर दिया जाए तो शक्ति 1/4 रह जाती है ना, क्योंकि पहले 100 वाट का था, अब 25 वाट का ही रह गया। जबकि देखो
वोल्टेज हमने सिर्फ आधा किया है, 220 की जगह कितना किया, 110 वोल्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि 200, नॉर्मली क्या बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा ठीक है 220 से 110 ही तो किया, आधा किया है, तो इसकी 100 वाट से कितनी रह जाएगी, ये 50 वाट रह जाएगी। तो ये क्या हो गया, ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी वाट हुई बताओ शक्ति इसकी, 25 वाट हुई। ठीक है ना, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें ये विकल्प सही है, डी विकल्प सही है इसके अंदर। अब ये कह रहा है दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है ना, जिस मटेरियल का मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है और डायमीटर भी सेम है। किसी विद्युत परिपथ में पहले उनको श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो अब देखो ये दो चालक तार हैं, दो वायर हैं। ठीक है ना, उनकी क्या कह रहा है, ये लंबाई भी सेम है और व्यास भी सेम है, मोटाई भी सेम है और पदार्थ भी क्या है, सेम है। पहले तो क्या जोड़ा, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा। ठीक है ना, और फिर उनको किस क्रम में जोड़ा, पार्श्व क्रम में जोड़ा। तो दोनों में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है कि क्या क्या जो हीट होगी वो क्या क्या होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको अब हम ये क्वेश्चन नंबर इसका अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, तो देखो ऐसे समझो, ये दो चालक तार थे। ठीक है ना, ये दो चालक तार हैं। अब पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा। ठीक है ना, तो ऐसे जोड़ दिया मैंने, माना ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और ये बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये भी आर है और इसका भी क्या है, आर है। ठीक है ना, अच्छा अब ये उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो ये माना V है और इसकी ये कितनी हो गई I। तो देखो इस R का जो 2R हो जाएगा ना, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 2R हो गया, है ना। अब हमें H बराबर क्या होता है, देखो VIT, क्या होता है, VIT, और माना समान समय के लिए हमने इनको क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है ना, तो T कॉमन हो गया, तो अब V इंटू आई की जगह मैंने क्या रख दिया, V/R। ठीक है ना, T क्या है, दोनों में सेम है, और इंटू T ऐसे लिख लो, चलो कोई बात नहीं आप, है ना। तो ये क्या हो गया, V²/RT। तो अब क्या हो गया, V²/R की जगह 2R हो गया ना, 2R, V²T/2R। ये पहली स्थिति में H1 मान ली मैंने। ठीक है ना, जब इनको किस क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब इनको मैंने पार्श्व क्रम में जोड़ दिया इस तरह से, इस तरह से, है ना। अब इनको मैंने किस क्रम में जोड़ दिया, पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। वही आर है और ये क्या है, आर है। लेकिन अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो R/2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, R/2। क्यों, कैसे हुआ, देखो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R प्लस 1/R, तो R आ गया, तो 1 + 1 यानी 2/R, है ना। तो ये 1 उल्टा कर दो, तो RP बराबर क्या हो गया, R/2। ठीक है, अब इसका जो H2 ले ली मैंने हीट, तो वो क्या हो गई, V इंटू IT। ठीक है ना, तो V इंटू आई की जगह मैंने क्या रख दिया, V/R और ये T, तो V²/R। अब इसका R कितना रह गया, R/2 रह गया, तो R और 2 कहाँ पहुँच गया, ऊपर, तो ये T ऐसे आ गया। तो ये हो गया 2V²T/R। ये क्या हो गई, हमारी H2 हो गई। अब इनका अनुपात पूछ रहा है H1/H2। तो H1 क्या है, V²T/2R में भाग लगा दो 2V²T/R का। तो ये क्या हो गया, देखो V²T/2R गुणा R ऊपर पहुंच गया और 2V²T। तो देखो क्या कटा, R से R कट गया, V² से V² कट गया, T से T कट गया, तो क्या आ गया, 1/4। क्या आ गया, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि H2 है ना, यानी H1 अनुपात H2 क्या है, 1:4 है ना। ये तो क्या है बताओ, श्रेणी क्रम में,
और ये कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जब हम इन्हीं को पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे तो 4 गुनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, बजाय किसके, श्रेणी क्रम के। ठीक है, तो क्या आ गया, 1:4। तो ये आपका सी विकल्प इसमें आ गया। ठीक है ना, ये सी विकल्प इसके अंदर हो गया आपका। ये 4th क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नापना है आपको। वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है ना। तो देखो, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नाप है, तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ऐसे मानो ये दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है ना, और ये क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। तो माना इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर नापना चाहते तो इसके किस क्रम में लगाओगे आप, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में लगाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, पार्श्व क्रम, पैरेलल, PARALLEL। अब हम ये 6 क्वेश्चन करते हैं। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता, ये रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो देखो, उसका डायमीटर दे रखा है, उसकी रो दे रखी है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए, तो देखो ये R दे दिया हमको, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, L पूछ रहा है ना। तो ये तो व्यास दे दिया D, ये इसकी रो दे दी, ये इसका R दे दिया, L पूछ रहा है। फिर कह रहा है ये, यदि इससे दुगने व्यास का तार लें हम तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, तो अब हम इसको करते हैं। ये मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है ना, देखो क्या कह रहा है ये, कि D कितना दे रखा है, जो व्यास है वो दे रखा है हमको इसने 0.5 mm। तो देखो, अब इसमें यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना है कि मिलीमीटर में दे रखा है ना। तो हम SI यूनिट्स को यूज करते हैं। तो SI यूनिट क्या होती है, लंबाई की, मीटर। तो मिलीमीटर के पहले क्या बनाएंगे हम, मीटर बनाएंगे, है ना। तो देखो, 1 मिलीमीटर को जब मीटर बनाएंगे तो 1000 का भाग देंगे, क्योंकि मीटर बड़ा होता है और मिलीमीटर क्या होता है, छोटा होता है। तो 0.5 में क्या देंगे हम, 1000 का भाग देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 0.5 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि ये 10⁻³ नीचे है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ऐसे देखो, अब इसको भी चेंज कर लो। इसने दे दिया 1 और इसके आगे कितना अंक है, 1 अंक, तो 10/10, तो 0.5/10 यानी 5/10 आ गया। फिर ये 10⁻1 हो गई, फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻4 कर लो, तो ये हो गया 5 × 10⁻⁻4 मीटर। तो ये क्या आ गया, डायमीटर आ गया, इसका व्यास आ गया, है ना। जो तार है, माना इस तरह का तार है, तो ये जो इसका ये व्यास जो है ना, ये दूरी आ गई इसकी। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसका रो दे रखा है हमको। रो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, और एक इसका R दे रखा है, R कितना है, 10 ओम। और L पूछ रहा है हमसे, कितनी लंबाई का तार हमें लेना पड़ेगा। तो देखो, अब याद करो, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो किसी तार का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम, तो R प्रोपोर्शनल किया जाता है L/A। फिर जब इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को बराबर से हटाते हैं तो R बराबर, फिर एक स्थिरांक लगाना पड़ता है, तो ρL/A। तो ऐसे आप बार बार डिराइव करके देख लिया करो, इससे आपको याद भी हो जाएंगे ये, है ना। अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसके नीचे 1 लगा लिया, वज्र गुणा किया, तो क्या आ गया, ρL का गुणा 1 के साथ और R का गुणा A के साथ। ठीक है, तो L निकालनी है आपको। तो
रो एल को इससे करोगे तो रो एल ही आएगा, एक से करोगे तो ये हो गया आर गुणा ए। जब इधर आप एल रखोगे तो क्या हो जाएगा आर गुणा ए बटे रो। देखो आप आर दे रखी है आपको, ए के लिए आपको डी दे रखा है तो ए निकाल लो उसका, बताऊंगा मैं भी कैसे निकालते हो। रो आपको डायरेक्ट दे रखी है ना। अब हमारा काम है पहले ए निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे। ए क्या है उसका क्षेत्रफल है ना। अब याद करो वृत्त जो होता है उसका क्षेत्रफल, क्योंकि इसको जब देखोगे आप ऐसे तो ये इस तरह का वृत्त नजर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये त्रिज्या है, तो ये पूरा क्या होता है व्यास होता है ना। तो त्रिज्या को तो हम आर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डी बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो अब याद करो देखो पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, और आर में और डी में क्या रिलेशन होता है कि ना कि जो डी होता है वो आर का क्या होता है दुगना होता है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा डी बटे दो, है ना। तो इसकी जगह पाई और आर की जगह मैंने क्या लिख दिया डी बटे दो का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये हमने क्या निकाल लिया इसका एरिया निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू रख दो आप, तो पाई की क्या रख लो 22/7। डी कितना दे रखा है ये रहा 5 × 10⁻⁻⁴। इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर बटे 4, इस तरह से हो गया ये, है ना। तो वापस और कर दूं मैं इसको 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 10⁻⁻4 गुणा 10⁻⁻4 बटे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये क्या निकला ए निकला। अब इसको इस वाले में रख दो एल के सूत्र में। तो एल क्या है हमारा आर गुणा ए बटे रो। आर कितना है 10 गुणा ए ये रहा, ऐसे कैसे लिख दो इसको 22/7 गुणा 25 गुणा 10⁻⁻4 मिला के -8 हो जाएंगे, बटे कितना है 4 और बटे रो। ये रो का भी भाग देंगे तो इसको 1 बटा के कर सकते हैं ना। बटे का मतलब क्या होता है 1 बटा से गुणा कर दो उस संख्या को, ठीक है ना। तो रो कितनी है आपको दे रखी है, देखो ये रही 1.6 × 10⁻⁻8, ठीक है। तो देखो 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कट गया, है ना। 2 से काट लो 2 दूनी 4 और ये कितनी बार कटा 11 बार। 2 से ये कितनी बार कट गया 5 बार। तो क्या आया देखो 5 गुणा 11 गुणा 25 बटे ये कितना है 7 और ये कितना है 1.6। 7 गुणा 1.6 है ना। तो देखो 1.6 को वापस ऊपर किससे गुणा कर दो 10 से, है ना। फिर काट लो देखो ये कितनी बार का 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया अब आपका ये आ गया 5 को 5 से करोगे तो 25 और 25 को 25 से करोगे तो 625। तो ये आ गया आपका 625 बटे 7 8 56 कितना आ गया, और गुणा भी है ना साथ में 11 से। तो 625 को किससे गुणा किया 11 से किया, और फिर इसमें किसका भाग देंगे हम 56 का भाग देंगे, ठीक है ना। फिर इसमें 56 का भाग दे देंगे। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी आ जाती है 625 को 11 से गुणा करना और फिर इसमें किसका भाग देना आप 56 का भाग देना, है ना। देखो 11 × 5 = 55 हासिल की 5 और 11 दूनी 22, 22 और 5 किसने हो गए 27 हासिल की 2 और 11 × 6 = 66, 66 और 2 कितने हो गए 68। 6875 बटे कितना हो गया 56, है ना। अब इसमें 6875 में किसका भाग दे लो 56 का भाग दे दो। 56 एकम 56 कितने बचे 2 12, 2 बार उतार लिया तो 7 उतार लिया फिर 2 बार चला जाएगा। 56 दूनी कितने हो गए 112, ठीक है। तो ये 5 बचे ये 1 बचे, फिर वापस से 5 उतार लिया अपन ने 5 उतर गया, तो फिर वापस से कितनी बार चला जाएगा वही 2 बार जाएगा। तो कितना आ गया 112। तो ये 3 बचे ये 4 बचे, दशमलव लगा दिया 430 हो गए। तो देखो 56 को किससे गुणा कर दो आप 4 से करोगे, ठीक है ना। तो ये तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और 6 चौका 24, हाँ तो ये 4 बार चला जाएगा, है ना। कितना आया देखो 4 × 6 = 24 हासिल की 2
और 4 पंजे 20 और 2 22, 224 हो गया। तो ये कितने बच गए, बस यहीं तक ले लो आप, है ना। तो ये 122.4 मीटर तार की लंबाई आ गई। तो उस तार को कितना लंबा लेना पड़ेगा आपको, 122.4 मीटर लंबा लेना पड़ेगा। देखो बहुत आसान था ना। आपको शुरू शुरू में क्या दे रखा था, आपको रो दे रखा था, ठीक है ना, और उसका व्यास दे रखा था। व्यास से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, बस वो ध्यान रखा कि ये मिलीमीटर में था। मिलीमीटर को पहले किस में चेंज किया हमने, मीटर में चेंज किया, ये ध्यान रखना है। रो डायरेक्ट दे रखा था आपको और आर भी डायरेक्ट दे रखा था, ठीक है। फिर उस सूत्र का यूज करके हमने लगा लिया इसको, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, है ना। ये कह रहा है किसी रेजिस्टेंस के प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान दे रखे हैं आपको, है ना। कोई परिपथ था, उसमें क्या था, V की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसने I के अलग अलग मान नोट करे, ठीक है ना। तो उसमें I दे रखी है और V दे रखे हैं ये, है ना। जब धारा माना वोल्ट कितना है, 1.6 वोल्ट है, तो धारा कितनी बह रही थी उस परिपथ में, 0.5 एम्पियर। जब उसके विभवांतर 3.4 वोल्ट कर दिया, धारा 1 एम्पियर हो गई। जब विभवांतर 6.7 कर बढ़ा दिया तो 2 एम्पियर धारा हो गई। हमने देखा था ना ओम के लॉ में, ओम के नियम में, ठीक है ना, कि जब विभव बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, धारा बढ़ती है ना। तो धारा बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है, दोनों तरह से बोल सकते हैं आप इसको। और जब 10.2 वोल्ट किया तो धारा 3 एम्पियर हो गई। और जब 13.2 वोल्ट किया उसके सिरों के बीच विभवांतर किसी रेजिस्टेंस के, तो धारा 4 एम्पियर हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है V तथा I के बीच ग्राफ खींचो और इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध भी निकालो, ठीक है ना। तो अब हम इसको इसका करते हैं, इसको क्वेश्चन को करते हैं। ये मैं अब क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है ना। मैं आपको, तो देखो मैंने क्या किया, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करवाना चाह रहा है आपसे। तो पहले ये कह रहा है कि मैंने ये इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, है ना। ये इसकी एक्स अक्ष है और ये इसकी वाई अक्ष है, ठीक है ना। ये मूल बिंदु हो गया। तो इधर मैं ले लेता हूँ विभवांतर, किस में, वोल्ट में, ठीक है ना। और इधर मैंने क्या ले ली, आई यानी धारा, एम्पियर में। तो 1.6, 3.4 ये वैल्यूज हैं, 1.6 से लेके और 13.2 तक, है ना। तो देखो मैं 13 करना पड़ेगा मुझे, तो मैं थोड़ा सा इसको, चलो ठीक है। देखो ये माना 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और इसको मैंने थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया। ये मैं इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, इधर विभव है। और धारा तो खाली 4 एम्पियर तक ही है, तो इसको देखो मैंने इधर ले लिया ऐसे, माना 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा अब देखो, जब 1.6 वोल्ट है तो धारा कितनी है, 0.5। तो 1.6 कहाँ आएगा, देखो 1 और 2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो बीचों बीच 1.5 होगा, माना ये 1.6 हो गया, है ना। ये वाला पॉइंट जो है 1.6 का है और धारा कितनी है, 0.5। तो ये इस तरह से होगी कि नहीं, यहाँ 0.5 होगी। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर, ये तो ये बिंदु मिल गया कि नहीं मिल गया, मुझे एक बिंदु मिल गया। दूसरा है, जब विभव 3.4 है तो धारा 1 है, 3.4 कहाँ होगा, 3.5 इनके बीच में होगा, थोड़ा सा पहले हो जाएगा ये 3.4 हो गया। और धारा कितनी, 1 एम्पियर। तो देखो इसकी सीध में ऐसे ले आऊँगा ना मैं, ये और ये इस तरह से, तो ये दूसरा बिंदु हो गया, ठीक है ना। फिर तीसरा है 6.7 वोल्ट पे 2 एम्पियर धारा है, तो 6.7 कहाँ होगा, देखो 6.5 बीच में होगा, थोड़ा सा आगे, तो यहाँ 6.5 पे धारा कितनी है, 2 एम्पियर। तो मैं इस तरह से लाऊंगा इसको, ठीक है ना। और ये इस तरह से मैंने यहाँ उठा दिया, तो ये क्या हो गया बताओ, 6.5 और 2 एम्पियर हो गया।
फिर अगला है 6.7 और 2, फिर है 10.2 और 3। 10.2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। देखो 10.5 से थोड़ा सा पहले आएगा ना ये 10.2, ई माना ये बिंदु हो गया। पे कितनी है 3 एम्पियर। तो देखो मैं इसको इस तरह से लाऊंगा, ठीक है ना, ये इस सीध में यहाँ पे ले आया मैं इसको, ये तो ये बिंदु हो गया अपना चौथा बिंदु हो गया मार्क। फिर है 13.2 पे 4 एम्पियर, है ना। तो 13.2 कहाँ हो गया, लगभग 13.5 बीच में होगा, 13.2 यहाँ हो गया। 13.2 पे 4 एम्पियर है, तो इस तरह से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये इस तरह से आपका ये हो गया ये। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लीनियरली नहीं बढ़ रही है ना। कैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, जैसे 0.5 है, ये 1 है, तो इसका दोगुना किया, है ना। 0.5 से 1 क्या है, दोगुना है, लेकिन 1.6 का दोगुना करेंगे तो 3.2 आएगा, जबकि ये क्या है बताओ, ये 3.4 है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर 1 का दोगुना किया तो क्या है, 2 आ गया, लेकिन 3.4 का दोगुना, 3.2 का दोगुना तो कितना होगा, 6.4 होगा, जबकि ये 6.7 आ रहा है। तो इसका मतलब कहना कि ये इतना लीनियरली नहीं है ना, ये रेखीय ग्राफ नहीं बनेगा, है ना। तो देखो इनको इस तरह से हम इसको मिला देंगे, ये ग्राफ हमारा बन गया, ठीक है ना। तो देखो सरल रेखा नहीं है ना, हल्का सा टेढ़ा है ये, देखो यहाँ पे ये टेढ़ी बन रही नहीं बन रही है ना। ऐसे ये, ठीक है ना। सरल रेखा तो बिल्कुल इस तरह से होती कि नहीं होती, यूं होती वो, है ना। तो इस वजह से ये, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब ये कह रहा है इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध भी ज्ञात करो, है ना। तो देखो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I, है ना। तो देखो किसी एक अंतराल को ले लो आप, है ना, जैसे चाहे इसके और इस वाले अंतराल को ले लो, तो इसकी V की वैल्यू कितनी है, 6.7 है। ये वैल्यू कितनी थी बताओ, ये थी 6.7, और इसकी वैल्यू ये कितनी थी, ये थी 3.4। तो 6.7 में से 3.4 घटा दो, और इसके लिए आई कितना है, 2 एम्पियर है, और इसके लिए आई कितना है, 1 एम्पियर है। तो 6.7 में से 3.4 घटाओ बटे 2 में से 1 घटाओ, तो क्या आ गया, 6.7 माइनस 3.4 बटे 2 माइनस 1, है ना। तो 6.7 में 3.4 घटाऊंगा तो कितने बचे, 3, और ये 3.3 बटे 1 यानी 3.3 ओम आ गया। तो ये क्या आ गया, इसका प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ये भी क्या था आपका, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है ये, तो R कितना आया इसमें, 3.3 ओम। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कितनी हो रही है, 2.5 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध प्रकारित कीजिए, है ना। तो अब देखो यहाँ ध्यान रखना है कि ये V की वैल्यू दे रखी है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, I की दे रखी है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये I जो है ये एम्पियर में नहीं है, ये किस में है, मिली एम्पियर में है। किस में है ये, मिली एम्पियर में। तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, एम्पियर में हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं अभी आपको पहले लिख लेते हैं हम, V कितना है हमारा 12 वोल्ट, I कितनी है, I है 2.5 मिली एम्पियर, है ना। तो मिली एम्पियर से एम्पियर में 1000 का भाग देते हैं ना, 2.5 में किसका भाग दिया, 1000 का, तो ये एम्पियर आ गया, ठीक है ना। या यूं कर सकता हूं मैं 2.5 कि जब दशमलव हटाऊंगा तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और गुणा ये 1/1000 है ही पहले से, तो ये आ गया 25/10, 10,000 आ गया। फिर ये कितना आ गया, 25/10,000। तो अब ये V आ गया और ये I आ गया। अब क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है, तो R बराबर क्या होता है, V/I, है ना। तो अब हम निकाल लेंगे, R बराबर होता है V/I। V कितना है हमारा 12 वोल्ट, ठीक है। I कितना है 25, और बटे तो ऊपर 10,000 पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लो, 25 चौका 100, है ना। यानी देखो इधर कर लेता हूँ मैं, 10,000 में किसका भाग देना है आपको, 25 का, और फिर इसको किससे गुणा करना है, 12 से। तो देखो 25 चौका 100, 400 आ गया।
तो 400 किससे करूँगा तो क्या आ गया 4800 ओम। तो ये इसका रेजिस्टेंस आ गया कितना 4800 ओम्स आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखो 5 है प्रतिरोध, 1 2 3 4 5। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना, ये हमसे ये पूछ रहा है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 प्रतिरोध हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। देखो 5 प्रतिरोध हैं, किस क्रम में जोड़ा है इनको श्रेणी क्रम में। देखो पहले 0.2 ओम का, फिर 0.3 ओम का, फिर 0.4 ओम का, फिर 0.5 ओम का और फिर 12 ओम का, ऐसे। और ये 12 वोल्ट की बैटरी से 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है ना। ये मैंने कुंजी लगा दी और इस तरह से इनको जोड़ दिया, ठीक है। ये कितना है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और ये 12 ओम, ठीक है। तो ये कह रहा है 12 ओम के प्रतिरोधक में से कितनी धारा निकलेगी। तो देखो ये तो श्रेणी परिपथ है, ये कितने वोल्ट की बैटरी है 9 वोल्ट की, और ये कैसा परिपथ है श्रेणी क्रम सीरीज का है ये। तो जो धारा सब सारे के सारे इन पांचों प्रतिरोधों में से सेम धारा बहेगी, क्योंकि एक ही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। तो जो 0.2 ओम में होगी वही 0.3 ओम में होगी, वही इन सब में, और वही 12 ओम में भी होगी। तो एक तरह से हमें ये आई निकलवाना चाह रहा है। तो आई बराबर क्या होता है V बटे R। तो R क्या है बताओ, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। इस परिपथ का क्या है, इस परिपथ का क्या है, ये तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो अब इस परिपथ का इस तरह से हो गया ये। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया बताओ, इन सबको जोड़ दो, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो देखो 2 3 5, 5 और 5 10, 1.4 और 12 तो कितना हो गया 13.4 ओम हो गया। तो आई बराबर क्या हो गई V बटे R। V कितना है 9, R कितना है 13.4। इसको दशमलव हटा दो तो ऊपर 10 पहुंच गया, है ना। फिर 2 से 9 गुणा 10 बटे 134, फिर 2 से काट लो, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, ये कितना हो गया 5। अब नहीं कटेगा, 9 पंजे 45 बटे 67। 45 में किसका भाग दे दो 67 का भाग दे दो, 10 लगा दिया 450 हो गए। 6 सत्ते 42, 7 बार चला जाएगा ये, है ना। 7 7 49, हासिल की 4, 7 छिक्की 42, 42 और 4 कितने हो गए 46, ज़्यादा हो गया तो 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा ये। तो 6 सत्ते 42, हासिल की 4 और 6 चंगा 36 और 4 40, ठीक है। कितने बचे 48 बचे, दशमलव लगा हुआ ये 480 हो गए। फिर वापस 6 बार चला गया तो ये 402, तो बस बार 2 पॉइंटों तक ही ले लो। कितनी आ गई 0.66 एम्पियर, ये इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 176 ओम प्रतिरोध के, कितने प्रतिरोध है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से एक 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है ना। क्या कह रहा है ये कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को हम पार्श्व क्रम में जोड़ दें कि 220 वोल्ट के स्रोत से उसको 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, ठीक है ना। देखो हम इसको बहुत आराम से करेंगे, मजे से करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
अपन आ गए क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है देखो, ये 176 ओम के प्रतिरोधों को, है ना, देखो ऐसे समझो, ये 176 ओम का, ठीक है ना, ये भी 176 ओम का, ये भी 176 ओम का, ये भी 176, ऐसे कितने जोड़ दूं मैं, ठीक है ना, ऐसे कितने जोड़ दूं कि जो धारा है वो कितनी हो जाए, 5 एम्पियर हो जाए। और ये कितने वोल्ट के स्रोत से जोड़ दूं इसको मैं, ये कह रहा है आपको 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दूं, है ना, और ये धारा मैक्सिमम कितनी हो, 5 एम्पियर हो। और ये सारे सारे कितने ओम के हैं बताओ, 176 ओम के हैं, 176 ओम के। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये कितने हैं, है ना, तो बीच वाले को बोले डॉट 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 कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा अब देखो आप कि ये हमको V दे रखा है और ये क्या दे रखी है, I दे रखा है, तो ये हम R निकाल सकते हैं ना, है ना, तो वो R क्या हो जाएगा, V बटे, देखो पहले आप आराम से समझ लो इसको, तो R बराबर हो जाएगा V बटे I। V कितना है 220 और ये कितना है 5, है ना, तो 5 चौका 20 और 5 चौका 44 ओम आ गया, है ना। अब देखो बेटा कि इस 220 वोल्ट के बैटरी से या जो भी स्रोत है उससे अगर मुझे 5 एम्पियर धारा लेनी है तो ये प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ये वाला, ये प्रतिरोध होना चाहिए 44 ओम, है ना। अब मेरे पास क्या है, 176 ओम के प्रतिरोध हैं, क्या हैं, 176 के हैं। तो अब मैं कितनों को 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ूं कि उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाए, 44 ओम आ जाए। ठीक है ना, तो हमने देखा, याद करो कि जब दो प्रतिरोध होते हैं, है ना, उनको जब पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, माना आर आर के हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना रह जाता है, R बटे 2 ओम हो जाता है, 2 का भाग दे देते हैं। अगर 3 प्रतिरोध हैं, कितने हैं, 3 प्रतिरोध हैं, वो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, माना ये आर 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 के हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना रह जाता है, R बटे 3, यानी 3 का भाग दे देते हैं, है ना। ऐसे ही माना N प्रतिरोध हैं, क्या हैं, N प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उनका प्रतिरोध कितना रह जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R बटा N हो जाएगा। और वो R बटा N कितना दे रखा है मुझे, 44 दे रखा है, ठीक है ना। तो यानी, और ये R की वैल्यू कितनी, 176 है सारे, तो 176 बटे N बराबर क्या हो गया, 44, है ना। यानी 176 ओम के N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पे तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो इसके नीचे 1 लगा लिया, वज्र गुणा कर लिया, 44 गुणा N बराबर 176 गुणा 1, तो N बराबर आ गया 176 बटे 44, 11 से काट लो, 11 एकम 11, 6 बचे 66, 11 छिक्की 66, 11 चौका 44, तो क्या आ गया 4। तो इसका मतलब कितने प्रतिरोध हैं ये, 176 के 4 प्रतिरोध हैं। वैसे भी देखो 176 ओम के जब 4 प्रतिरोधों को आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 44 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो कितने प्रतिरोध लगाने पड़ेंगे आपको, 4 प्रतिरोध लगाने पड़ेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, इसका कितना आया था, कितने पार्श्व क्रम में करें, 4। ठीक है, अपन 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यह दर्शाइए कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को, 6 ओम के 3 हैं आपके पास, इनको किस प्रकार जोड़ो कि संयोजन से आपको 9 ओम मिल जाए और 4 ओम मिल जाए। तो आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ो या पार्श्व क्रम में जोड़ो, ऐसे पूछ रहा है ये, यानी किस क्रम में जोड़ोगे कि आपको इनका 9 ओम मिल जाए एक बार तो, और एक बार कितना मिल जाए, 4 ओम मिल जाए। तो देखो हमारे पास ये 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, 6 ओम के कितने हैं, 3 प्रतिरोध हैं। अब ये इनसे कह रहा है आपको एक तो बनाना है 9 ओम बनाना है, और एक क्या बनाना है आपको, 4 ओम बनाना है ना। तो देखो 9 ओम ऐसे बन सकता है कि अगर इन दो को मैं पार्श्व में जोड़ दूं, है ना, और फिर इसको एक को श्रेणी क्रम में जोड़ दूं, इस तरह से देखो ये 6 ओम का हो गया और ये इस तरह से जोड़ दिए मैंने, ठीक है, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी क्या है, 6 ओम। तो देखो ये 6 ओम और 6 ओम मिला के 3 ओम हो जाएंगे ना, पार्श्व क्रम में है ये,
आधा रह जाता है ना, या ऐसे कर लो 1/6 प्लस 1/6, तो ये 1/r बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो 6 लघुत्तम आ गया, तो 1 + 1 2/6, उल्टा करोगे r बराबर क्या आ जाएगा 6/2, तो कितना आ गया 3 ओम। तो ये दोनों जो हैं ये मिला के 3 ओम हो गया कि नहीं हो गया, तो ये 6 ओम और ये दोनों कितना हो गया 3 ओम, तो ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया फिर ये 9 ओम, है ना। तो अगर 6 ओम के 3 प्रतिरोधों से आपको 9 ओम प्रतिरोध बनाना है, तो 2 को किस में जोड़ो, पार्श्व में जोड़ दो, और फिर 1 को उनके श्रेणी क्रम में जोड़ दो, ठीक है। फिर कह रहा है ये कि 4 ओम बनाना है, क्या बनाना है 4 ओम बनाना है इनका, है ना। 6 के हैं ये, ठीक है ना, और फिर इनसे कितना बनाना है 4 ओम बनाना है। तो देखो इस तरह से कर सकते हैं हम इसको, ये बी पार्ट में, कि 2 को ऐसे श्रेणी में जोड़ा और फिर 1 को ऐसे पार्श्व में जोड़ दिया, इस तरह से ये, है ना। देखो ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया और ये भी 6 ओम हो गया। देखो ये 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए, है ना, ये 12 हो गए और फिर 6 ओम हो गया, तो 12 और 6 पार्श्व में हो गए कि नहीं हो गए, अब इस तरह से हो गए ये, यानी ये तो हो गया 12 ओम और ये कितना हो गया 6 ओम। अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/6 प्लस 1/12, तो 1/RP बराबर 12 आ गया, तो 2 + 1 तो कितना हो गया 3/12, उल्टा कर दो, तो RP बराबर हो गया 12/3, तो क्या आ गया 4 ओम। तो अगर 4 ओम लाना है तो इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, 2 को श्रेणी में जोड़ो और फिर 1 को उनके पार्श्व में जोड़ दो, उल्टा हो गया ना पहले वाले का, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो ये 220 वोल्ट की लाइन पर 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है ना। 220 वोल्ट की लाइन है और उस पर खूब सारे बल्ब लगे हुए हैं जिनका 10 वाट के बल्ब हैं। यदि 220 वोल्ट की लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है, यानी मैक्सिमम जो करंट है वो आप कितनी ले सकते हो, इनसे 5 एम्पियर ले सकते हो, तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब आपको पार्श्व क्रम में जोड़ने पड़ सकते हैं, ये निकलवाना आपसे। तो ये 220 वोल्ट की लाइन है ना, ये 220 वोल्ट की लाइन हो गई, और ये जो बल्ब लगे हुए हैं माना 10-10 वाट, माना क्या दे रखा है इसने, ये कितने वाट के हैं 10-10 वाट के, डॉट डॉट मैंने इसे लगा दिया कि ये पूछ रहा है कितने बल्ब लगाओगे आप, ठीक है ना, 10-10, अच्छा ओम नहीं है ये वॉट है ये वॉट है, 10 वॉट 10 वॉट और 10 वॉट, ठीक है ना, ऐसे ये 10 वॉट के। अब ये हमें नहीं पता कितने बल्ब हैं, बस हमको ये पता है कि ये 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हैं, और जब इन बल्बों को जोड़ें हम तो इसमें मैक्सिमम धारा कितनी बहे 5 एम्पियर बहे। तो देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है ये, है ना। अच्छा अब देखो कि ये 220 वोल्ट है, तो हर बल्ब को 220 वोल्ट मिलेंगे। पार्श्वक्रम की यही तो विशेषता होती है कि प्रत्येक युक्ति जो होती है, प्रत्येक डिवाइस जो होती है, उन सबको बराबर बराबर वोल्टेज मिलता है, और धारा क्या होती है अलग अलग होती है ना। तो इन सबको 220 वोल्ट मिलेगा, है ना, सारे बल्बों को, ठीक है ना। तो अब हम इससे आर निकाल सकते हैं, है ना। याद करो कि P बराबर क्या था VI शक्ति, है ना, और V और I की जगह मैंने क्या लिख दिया V/R, है ना। तो P बराबर क्या हो गया V²/R, तो इसके नीचे 1 लगा लिया, तो P गुणा R बराबर V² हो गया, तो इससे R बराबर क्या हो गया V²/P, है ना। तो इससे इस बल्ब का मैं प्रतिरोध निकाल सकता हूँ 10 ओम के 10 वाट के बल्ब का। तो V कितना है 220 गुणा 220 का स्क्वायर है, और कितनी वॉट है इसकी 10 वॉट है, तो ये इससे घटा एक जीरो कट गया, तो 484, 22 को 22 से 484 और एक जीरो, तो 4840 ओम हो गया एक बल्ब का, है ना। अब देखो बात वही आ गई कि ये हर बल्ब का प्रतिरोध कितना है 4840 ओम है।
अब मुझे इन सारे बल्बों में कितनी धारा, मैक्सिमम धारा, जब ये सारे बल्ब जल रहे हों उस समय कितनी धारा बह सकती है, मैक्सिमम 5 एम्पियर बह सकती है ना। तो ये जो तुल्य प्रतिरोध है इन सब का वो कितना हो जाएगा, आर बराबर वी बटे आई, है ना। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आई। तो वी कितना है 220, आई कितना है 5, तो कितना आ गया 44 ओम आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4840 ओम के कितने प्रतिरोधों को मैं पार्श्व क्रम में जोड़ूं कि मेरा प्रतिरोध कितना आ जाए, कुल प्रतिरोध 44 ओम आ जाए, है ना। तो वही बात है, जब दो को पार्श्व क्रम में जोड़ता हूं तो आर बटे 2 होता है, 3 को जोड़ता हूं तो आर बटा 3। बस अब ये है कि ये सेम होने चाहिए, सेम मान होना चाहिए, है ना। तो यानी सेम प्रतिरोध, तो ये 4840 ओम के हैं ना सारे के सारे ये प्रतिरोध, है ना। तो अगर 4 है, 4 प्रतिरोध समान मान के 4 प्रतिरोध मैंने पार्श्व क्रम में जोड़ दिए तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना रह जाएगा, चौथा ही रह जाएगा, 4 का भाग दे दो। ऐसे ही अगर आर मान के एन प्रतिरोधों को मैं पार्श्व क्रम में जोड़ूं तो तुल्य प्रतिरोध कितना रह जाएगा, एन का भाग दे देंगे उसमें, है ना। तो आर बटे एन, तो यही क्या हो गया, आर बटे एन का मान कितना आना चाहिए, 44 ओम आना चाहिए, है ना। और आर कितना है हमारा 4840 बटे एन बराबर क्या हो गया 44। तो इसके नीचे 1 लगा लिया, वज गुणा कर दिया, 44 गुणा एन बराबर क्या हो गया 4840। तो एन बराबर हो गया 4840 बटे 44। तो 11 से काट लो, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 11 चौका 44, तो ये आ गया 4 एकम 4, 4 110 बल्ब आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। तो 4840 ओम के 110 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ दूं तो तुल्य प्रतिरोध कितना रह जाता है, 44 ओम रह जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। अब हम इसका 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट, कोई फर्नेस है, इलेक्ट्रिक फर्नेस, उसकी जो हॉट प्लेट है दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है। दो प्रतिरोधक कुंडली है, माना एक ये ए है, ठीक है ना, और दूसरी बी है। ये ए कुंडली है और ये क्या है, बी कुंडली है, जिसमें जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है ना। तो इसका भी 24 ओम है और इसका भी कितना है 24 ओम है, तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। तो या तो इनको अलग अलग जोड़ सकते हो, या इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो, या इन दोनों को पार्श्व क्रम में जोड़ सकते हो। 3 तरह से अरेंज आप कर सकते हो। यदि भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से जुड़ी हुई है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं, ठीक है ना। तीनों स्थितियों में कितनी धारा प्रवाहित होगी जब ये अलग अलग जुड़ी हुई हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं और पार्श्व क्रम में जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 13 नंबर प्रश्न हो गया आपका। इसमें क्या कह रहा है देखो कि 24 ओम की है। तो पहले तो क्या कह रहा है, इनको जब को अलग अलग पृथक पृथक जोड़ा, तो माना जैसे मैंने इसको पृथक जोड़ दिया और ये कितने वोल्ट के स्रोत से जोड़ा, 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया, है ना। और ये कितना है 24 ओम है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, कितनी कितनी धारा होंगी। तो देखो इस केस में आई, तो ये फर्स्ट केस हो गया, आई बराबर क्या हो गई V बटे आर। तो V कितना है 220, आर कितना है 24, तो ये हो गया 110 बटे 12, 2 से काट लिया, फिर काटा तो 55 बटे 6, 55 में 6 का भाग दे दो, 6 नाम 54, 1 बचा, 10 हो गए, 6 एकम 6 40 हो गए, और 6 चिंगी 36, तो 9.16 एम्पियर, है ना। अब मैं सेकंड स्थिति लेता हूँ, जब इन दोनों कुंडलियों को कैसे जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और वही स्रोत वही है 220 वोल्ट का। तो ये 24 ओम है और ये भी कितना है 24 ओम है। तो तुल्य प्रतिरोध 48 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया 48, क्योंकि श्रेणी क्रम है ना, दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस केस में आई बराबर क्या हो गई V बटे आर। V कितना है 220, आर कितना हो गया 48, ठीक है ना। फिर ये 2 से काटो, कितने हो गए 24,
2 से काटा 110, फिर हो गया 12, फिर हो गया 55। तो 55 में 12 का भाग दे दो। 12 चौका 48, कितने बचे 7, 70 हो गए। 12 छिक्की 72, 12 पंजे 60, कितने बचे 12। देखो 55 में किसका भाग दिया 12 का। 12 चौका 48, कितने बचे 8 7 15, 7 बचे। 10 में लगा दिया 70, 12 छिक्की 72, 12 पंजे 60, कितने बचे 10। 10 में लगा हुआ है 100 हो गए। 12 अट्ठे 96, तो ये 4.58 एम्पियर हो गई है ना। अब थर्ड स्थिति में क्या कह रहा है, जब इनको किस क्रम में जोड़ा, पार्श्व क्रम में जोड़ा। ऐसे जोड़ दिया इनको पार्श्व क्रम में, है ना। तो ये भी 24 ओम है और ये भी कितनी है 24 ओम। तो अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध है और स्रोत वही है 220 वोल्ट है। तो अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो आधा रह जाएगा ना। तो 24 का आधा कितना होता है 12 ओम, या ऐसे कर लो 1/24 प्लस 1/24, तो 2/24 हो जाएगा। उल्टा करोगे तो 24/2, तो कितना आ जाएगा 12 ओम, है ना। तो अब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना रह गया 12 ओम रह गया। तो अब धारा कितनी हो गई V/R। तो V कितनी है 220, R कितना है 12 तो ये 6 हो गया, ये 110 हो गया। तो 6 एकम 6, कितने बचे 5, 50 हो गए। 6 अट्ठे 48, 2 हो गए 20, 36 18, 36 तो 18.33। तो देखो सबसे ज़्यादा धारा कब बहती है, जब ये किस क्रम में जुड़े हुए थे पार्श्व क्रम में जुड़े हुए। तो क्यों बहती है सबसे ज़्यादा धारा, क्योंकि पार्श्व क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए कि 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा कितनी शक्ति उपभोग की जा रही है। फर्स्ट कंडीशन में जब 6 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं दो प्रतिरोध। दूसरी स्थिति में 4 वोल्ट की बैटरी से 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन हो जाए। लेकिन 2 ओम के लिए पूछ रहा है, ये किसके लिए पूछ रहा है, ये 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा कितनी शक्ति उपभोग में ली जा रही है। ठीक है ना। तो ये हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले तो मैं फर्स्ट वाले को करता हूँ, है ना। 6 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम और 2 ओम का श्रेणी क्रम संयोजन है। तो 1 ओम और ये 2 ओम, और ये क्या है बताओ 6 वोल्ट की बैटरी से मैंने जोड़ दिया। ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है। अब इसमें शक्ति पूछ रहा है, इस 2 ओम के द्वारा उपभोग की गई शक्ति। ठीक है ना। तो देखो P इक्वल टू क्या होती है VI, है ना। और VI की जगह क्या, V की जगह क्या लिख सकता हूँ IR गुणा I, तो क्या हो जाएगा I² R, है ना। तो देखो इन I जो 1 ओम में होगी वही 2 ओम में, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है ना। और ये बैटरी कितने की जुड़ी हुई है, ये 6 वोल्ट की है। बैटरी कितने की है 6 वोल्ट की है। तो इसकी आई कितनी हो गई, आई हो गई V/R। V कितना है 6, और R इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 3 ओम हो गया ना। तो कितनी हो गई 2 एम्पियर हो गई। तो धारा कितनी होगी 2 एम्पियर। अब इसमें रख लो आप, तो आई कितनी 2 का वर्ग, और इसके लिए पूछ रहा है 2 ओम के में उपभोग की गई शक्ति, तो इसको 2 ले लो R की जगह पे। तो 2 दूनी 4 गुणा 2, तो क्या हो गई 8, और ये वॉट। P पूछ रहा है ना शक्ति। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या कह रहा है ये कि बैटरी तो है 4 वोल्ट की, बैटरी कितने की है 4 वोल्ट की है, और 12 ओम और 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन है। इस तरह से बैटरी तो कितने वोल्ट की है 4 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट हो गई, और एक है 12 ओम और एक है 2 ओम। ठीक है ना। इसमें मैंने क्या ये आई धारा हो गई, है ना। तो देखो याद करो पार्श्व क्रम संयोजन में सबको बराबर बराबर वोल्टेज मिलता है ना। तो इस 2 ओम के सिरों पे भी कितना विभवांतर होगा, वही 4 वोल्ट होगा, क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है 4 वोल्ट की, है ना। और इसका प्रतिरोध कितना है 2 ओम है। तो अब देखो P बराबर क्या होता है VI, है ना। तो
v इंटू आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v बटे आर। तो क्या हो गया, v स्क्वायर बटे आर। तो अब देखो यहाँ पे v भी है मेरा, v कितना है 4 का वर्ग, और r कितना है इसका 2। तो ये कितना हो गया 16 बटा 2। तो कितना हो गया 8 वाट। तो देखो इस केस में भी 8 वाट है और इस केस में भी 8 वाट है। यानी जब 6 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम और 2 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो भी ये जो 2 ओम का प्रतिरोध था, कितनी शक्ति उपभोग कर रहा है, 8 वाट। ठीक है ना। ऐसे ही जब ये 12 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध जो हैं, जब ये पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं और बैटरी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है, तो भी ये 8 वाट शक्ति उपभोग कर रहा है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, दो विद्युत लैंप जिनमें से एक की जो अनुमतांक है रेटिंग 200 वाट 220 वोल्ट है, और दूसरे की रेटिंग क्या है, अनुमतांक को क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, जो लिखा रहता है ना उस पर, वो 60 वाट 220 वोल्ट है। विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं ये दोनों बल्ब, दोनों लैंप कैसे जुड़े हुए हैं, ये पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वोल्टेज है, वो 220 वोल्ट आ रहा है, तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जा रही है। विद्युत मेंस का मतलब क्या है, जो मीटर है उसमें से टोटल कितनी धारा ली जा रही है। तो बस अब ये दो बल्ब हैं, 100 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट से जुड़े हुए हैं, तो टोटल धारा कितनी ले रहा है ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है ना, अभी कर देते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15। ठीक है, तो देखो मैं चित्र बनाता हूं पहले। तो ये मैंने चित्र बनाया, एक और ये दो बल्ब हैं, और ये दोनों एक 220 वोल्ट के किससे जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये मैंने 220 वोल्ट बोल दिया। ये है 100 वाट 220 वोल्ट, और ये है 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, तो कितनी धारा इसके इस परिपथ में ली जा रही है ये पूछ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो कि ये I1 मान ली मैंने, और ये कितनी मान ली, I2 मान ली, है ना। तो देखो P दे रखी है और V दे रखी है, तो I निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि P बराबर क्या होता है, VI। तो I बराबर क्या हो गया, P बटे V, है ना। तो अगर ये I1 निकालनी है तो P1 बटे V हो जाएगा, V तो सेम है दोनों में, 220 220 है। तो I1 क्या हो गई, P1 बटे V। P1 कितनी है इसकी, 100 वाट है। V कितना है, 220 वोल्ट है। 0 से 0 काट दिया, 2 से और काट लो, 5 बटे 11 एम्पियर हो गई। अभी इसमें भाग मत देना आप, है ना, क्योंकि बाद में जोड़ना भी है। तो सरल तरीके से करें अपन क्वेश्चंस को। फिर I2 कितनी हो जाएगी, वही P2 बटे V, क्योंकि V तो सेम रहता है दोनों में पार्श्व क्रम में। P2 कितना है, 60 वाट का बल्ब है ये, तो 60 बटे V कितना है, वही 220 वोल्ट। 0 से 0 कट गई, 2 तिया 6, 3 बटे 11 एम्पियर। देखो ऐसे भिन्न संख्याओं को जोड़ना आसान है ना। अगर इसको भाग देते पहले आप दशमलव में बदलते, फिर इसको भाग देते दशमलव में बदलते, फिर उन दशमलव की संख्याओं को जोड़ते, तो फालतू में क्यों ऐसी उलझे हम, है ना। तो अब कुल धारा क्या हो गई, I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है ना। तो इस तरह से हर सवाल को करने का एक सरल तरीका होता है, उलझना नहीं चाहिए हमको, है ना। तो 5 बटे 11 प्लस 3 बटे 11, तो 11 लघुत्तम आ गया, तो ये हो गया 5 प्लस 3, तो क्या हो गया 8 बटे 11 एम्पियर। इतना भी छोड़ दोगे तो भी सही है, देना चाहो तो भाग दे दो। 8 में 11 का भाग दोगे तो दशमलव लगा के क्या हो गया, 80 हो गया। 11 सत्ते 77, 3 बचे 30 हो गए, 11 दूना 22। 0.72 एम्पियर। या हो सकता है देखो आपके 0.73 दे रखा हो, 8 में किसका भाग दे दो, 11 का, दशमलव लगाया 80 हो गए, 11 सत्ते 77, कितने बचे 3, दशमलव लगा हुआ है 30 हो गए, 11 दूना 22, फिर कितने बचे 8, दशमलव लगा हुआ 80 हो गए, 11 सत्ते 77। तो देखो ये 5 से ज़्यादा है ना, तो इसको 1 बढ़ा देते हैं, है ना। लास्ट का अंक 5 से ज़्यादा हो तो इससे पहले वाले अंक को क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते, तो इसको 0.73 एम्पियर भी लिख सकते हैं। इतना भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। गुरुजी आपके नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि गुरुजी भी उस समय जब पढ़ते थे ना 10th क्लास में, तो उनमें वो भी ऐसे ही थे। चलो गुड।
अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है 16 नंबर में? देखो, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग होगी? कौन विद्युत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करेगा? 25 वॉट का टीवी सेट जो 1 घंटे चलाया जाता है, और 120 वॉट का विद्युत हीटर, है ना। अब देखो, ये टीवी को तो 250 वाट की बोल रहा है, और हीटर को क्या बोल रहा है, ये 120 वाट की बोल रहा है। तो ये थोड़ा सा गलत है, इसमें ये 1200 वाट का है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, करेक्शन है। तो ये 1200 वाट का, क्योंकि हीटर ज़्यादा बिजली लेता है, नहीं लेता है, हीटर का वाटेज जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो 1200 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है, तो कौन ज़्यादा बिजली खर्च कर रहा है, ये हमसे पूछ रहा है ये। ठीक है, तो देखो 250 वाट का क्या है, टीवी सेट है जो 1 घंटे तक चलाया, है ना। और 1200 वाट का क्या है, हीटर है जो कितनी देर के लिए चलाया, 10 मिनट के लिए चलाया। तो कितनी विद्युत ऊर्जा उन्होंने उपभोग करी, हम KWH में निकाल लेते हैं, यूनिट्स में निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो याद करो, मैंने बताया था ना कि वाट को किस में चेंज करो, किलोवाट में। तो 250 वाट है, तो इसको जब मैं 1000 से भाग दे दूंगा तो क्या बन गया, ये किलोवाट बन गया। तो देखो 0 से 0 कट गया, और 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 किलोवाट। और आवर कितना है, 1 घंटे तक चलाया जा रहा है ना इसको, देखो ये रहा 1 घंटे तक। तो अब KWH क्या हो गया, किलोवाट गुणा आवर। किलोवाट कितना है, 1/4, और आवर कितना है 1, तो कितना हो गया 1/4 KWH, या 1/4 यूनिट्स। कहते हैं ना, इतने बिजली की यूनिट्स बन गई, है ना। तो आप इसको 0.25 यूनिट्स भी बोल सकते हो। 1 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 यूनिट्स आ जाएंगे। अब दूसरी ओर कौन है, हीटर है जो कितने वाट का है बताओ, 1200 वाट का है। तो वापस उसके क्या बनाऊंगा मैं, किलोवाट बनाऊंगा। 1000 से भाग दे दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया, 1.2 किलोवाट आ गया। लेकिन अब इसका जो टाइम है वो 10 मिनट का है ना। तो KWH जो होता है ना, KWH, इसमें ये आवर लेते हैं, तो इस 10 मिनट के क्या बनाऊंगा, घंटे बनाऊंगा। तो किसका भाग दूंगा, 60 का, तो क्या आ गया, 1/6 आ गया। ठीक है, तो अब KWH कितना हो गया, KWH हो गया किलोवाट गुणा आवर। किलोवाट कितना है, 1.2, आवर कितने, 1/6। तो देखो इसको काटूंगा तो ये 10 आ गया नीचे, 6 दूनी 12, तो 2/10 कितना आ गया, 0.2 KWH। तो इससे तो 0.25 यूनिट्स बन रही हैं, और इससे 0.2 यूनिट्स बन रही। तो कौन ज़्यादा बिजली खर्च कर रहा है, 250 वाट का टीवी सेट। ठीक है, चलो गुड। अब 17वां प्रश्न है, 8 ओम के प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर, तो क्या दे रखा है, देखो आर कितना दे रखा है, 8 ओम, 2 घंटे तक, टी कितना है, 2 आवर तक, 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। आई कितनी ले रहा है ये, 15 एम्पियर। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर पूछ रहा है ये, है ना। तो दर जो होती है ना, वो क्या होती है, प्रति सेकंड होती है। दर क्या होती है, प्रति सेकंड होती है, यानी टी का मान कितना लेना होता है, हमको 1 लेना होता है ना। तो इसका मतलब क्या है ये, अगर देखो कुल पूछता आपसे कि कुल उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए, तो हमको ये H 2 घंटे लेनी पड़ती, इस घंटे के क्या बना लेते, सेकंड्स बना लेते। लेकिन अब चूंकि ये दर पूछ रहा है हमसे, दर में टी बराबर क्या लेंगे, हम 1 लेंगे, है ना। तो ऊष्मा, तो H क्या होती है बताओ, I² RT। आई कितना है, 15 का वर्ग, आर कितना है, 8, और टी कितना लिया, 1 सेकेंड ले लिया। तो 225 गुणा 8, तो 8 पंजे 40, हासिल की 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल की 2, 8 दूनी 16, 2 18। तो 1800 क्या हो गया ये, जूल प्रति सेकंड। तो 1800 वाट ले रहा है ये, है ना। और उत्पन्न ऊष्मा की जो जो दर होती है ना, ऊर्जा कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं, हम शक्ति बोलते हैं। तो एक तरह से ये शक्ति पूछ रहा है इससे, तो एक तरह से क्या है ये, 1800 वाट शक्ति यूज हो रही है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में, तंतु किसको बोलते हैं, वो तो ना उसकी स्प्रिंग जो होती है ना। जैसे वो बल्ब जो देखा होगा ना आपने, इस तरह का जो बल्ब होता था पहले, इस तरह के आते थे ना, उसमें यहाँ पे ये
इस तरह से एक पतली सी एक वो स्प्रिंग सी होती थी ना, वो बिल्कुल लाल हो जाती थी। ये कैसे हो जाती थी? ये बिल्कुल लाल हो जाती थी इस तरह से, ये ना लट्टू जो होता था। तो इन तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है ना? देखो आपकी बुक में भी दे रखा है ये टंगस्टन क्यों, क्योंकि इस टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा कि ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना ये। तो अगर माना कोई दूसरी धातु होती तो इतनी गर्मी पा के पिघल जाती है ना। तो उस पिघलने से बचाने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है टंगस्टन का, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक, वो भी क्या होता है? बहुत हाई होता है। इसलिए ये जो है ना गर्मी पाके क्या नहीं होता? पिघलता नहीं है। इसलिए इस टंगस्टन का हम उपयोग करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं जिनमें हीट पैदा की जाती है, जैसे ब्रेड टोस्टर हो गया, टोस्ट सेकते हैं ना, ब्रेड को सेकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, विद्युत इस्त्री, जो उनके जो चालक होते हैं शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्रातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो टोस्टर का जो एलिमेंट है वो जो आयरन है, प्रेस जो है उसका एलिमेंट है वो। तो ये जो प्योर कंडक्टर जो होते हैं, प्योर जो कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, उनके बजाय अलॉयज के क्यों बनाते हैं, मिश्रातुओं के क्यों बनाते हैं? तो देखो मिश्रातुओं के बनाने के दो कारण हैं कि मिश्रातुओं का, अलॉयज का जो रेजिस्टेंस होता है वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेटल्स हैं उनकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है ना। यानी जिन धातुओं से मिलके मिश्रातु बना है ना, तो मिश्रातु का जो प्रतिरोध होगा उन धातुओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है जिनसे वो मिलके बना है। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमको हीट पैदा करवानी है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ वही वाली जो टंगस्टन वाले में थी, कि जो मिश्रातु होते हैं इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। जैसे ही हम अलॉय बनाते हैं ना धातुओं को मिक्स करके, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए क्या होता है, वो हीट पाके क्या नहीं होता है, गलते नहीं हैं, अपचयित नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इन दो कारणों की वजह से हम जो इनके एलिमेंट्स होते हैं उनको किसका बनाते हैं? हम अलॉयज का बनाते हैं। ऐसे जैसे हीटर होता है ना, उसका नाइक्रोम का होता है, वो निक्रोम जो है आपकी बुक के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो देखो अपन ने देखा था ना, श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम उपकरणों को श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे तो उनको जो विभव है, जो वोल्टता है ना, वो उतनी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो बट जाती है सबके अंदर। जो प्रदाय का वोल्टेज है, प्रदाय का जो विभव है, वो उसके बराबर सारे उपकरणों को नहीं मिल पाता है ना। जबकि जितने भी उपकरण होते हैं बिजली के, वो समान वोल्टता से परिचालित होते हैं। ठीक है ना। और दूसरा कारण यह है कि अगर श्रेणी क्रम में है ना, और उनमें से कहीं से एक उपकरण के अंदर कोई दोष आ गया है ना, या कहीं से तार ब्रेक हो गया, तो सारे के सारे उपकरण क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे है ना। तो इस वजह से हम श्रेणी क्रम संयोजन का क्या नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं है ना। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो समान वोल्ट और अलग अलग धारा से चलने वाली होती हैं है ना। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वो जो प्रदाय का वोल्टेज होगा, जो बैटरी का वोल्टेज होगा, वो उन सब पे बट जाएगा। ठीक है ना। तो कम वोल्टेज मिलेगा, तो इसलिए वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो हमने देखा था ना कि अगर तार पतला है, ठीक है ना, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या है? कम है। तो आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, क्योंकि इसमें से धारा मुश्किल से बहती है। जितना मोटा तार होगा उसमें धारा उतनी ही आसानी से बहेगी। जैसे पतले पाइप में से पानी मुश्किल से जाता है और मोटे पाइप में पानी आराम से बह के चला जाता है, तो वही बात ऐसे अपन कंसीडर कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न इसका, विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है ना, जो इसके लिए हम
कॉपर का और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जो प्रतिरोधकता जो है इनका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। हालांकि होने को तो चांदी का सबसे कम होता है, लेकिन चांदी क्या है, एक बहुमूल्य धातु है ना, चोर ले जाएंगे उसको लोग, है ना। इसलिए ट्रांसमिशन के लिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का ही उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। देखो मैंने आपको 2 वीडियोज़ में तो इसकी थ्योरी समझाई अच्छी तरह से, अंदर के जो क्वेश्चंस थे वो भी करा दिए, और अब इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे 18 प्रश्न वो कंप्लीट करा दिए। तो मैं आशा करता हूँ बेटा ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बेटा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो इसे, है ना। और मुझे कमेंट करके बता दिया करो यार, कभी कभी लिख दिया करो वेरी नाइस, वेरी गुड, क्या फ़र्क पड़ता है, 2-5 सेकंड ही तो लगते हैं। वैसे भी तुम लोग अच्छे बच्चे हो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक है, खुश रहो बच्चों, गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।